Hello everyone, I'm Nidhi and I welcome you all to another video of mine. So today I'm going to teach you the chapter number 5 of modern history, which is the national movement for class 10th ICSE students. So it is a very important chapter, as always and always one question comes from this chapter of 10 marks. So always a 10-mark question comes from this chapter, so it is a very important chapter for board's purpose. So do watch this chapter till end and I will provide you all the concise notes of this chapter too. So let's begin our class. So first we have to do the introduction of Mohandas Karamchand Gandhi, which is Gandhiji. So Gandhiji was born on October 2, 1869 in Porbandar, Gujarat. गांधी कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात में। इन्हें हम किस नाम से भी जानते हैं? महात्मा गांधी एंड बापू। ये किस चीज़ में बिलीव करते थे? ही बिलीव्ड इन सत्याग्रह, स्वदेशी, नॉन वायलेंस एंड मास मूवमेंट। ये इन सब चीज़ों में बिलीव करते थे। इनकी मेजर मूवमेंट्स क्या क्या थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। Then, political guru of Gandhiji was Gopal Krishna Gokhale. Then Gandhiji worked for the upliftment of Harijans and women and also worked for Hindu Muslim unity. So ये किस लिए काम करते थे? हरिजन्स की अपलिफ्टमेंट के लिए और विमेन की भी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते थे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी वर्क किया करते थे। इन्हें कौन से न्यूज़पेपर एडिट किए थे? हरिजन्स एंड यंग इंडिया। इन्होंने क्या क्या लिखा था? माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ और हिंद स्वराज, ये इनके बुक्स हैं। देन हमारे पास है गांधी जी मेथड्स। गांधी जी के मेथड्स क्या क्या थे? फर्स्ट वॉज सत्याग्रह। सत्याग्रह, द वर्ड सत्य मीन्स ट्रुथ एंड अग्रह मीन्स सोल फोर्स। सो द सत्याग्रह एज अ होल मीन्स फर्मनेस ऑफ ट्रुथ और स्टिकिंग अन टू ट्रुथ। सो सत्य का मतलब होता है ट्रुथ एंड आग्रह का मतलब होता है सोल फोर्स। तो ओवरऑल हमारे पास सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है कि ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ लगे रहना। देन अकॉर्डिंग टू दिस, इफ स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, द फिजिकल फोर्स इज़ नॉट नेसेसरी टू फाइट अगेंस्ट दिस। सो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमारा स्ट्रगल अन्याय के अगेंस्ट है, इनजस्टिस के अगेंस्ट है, तो उसके लिए कोई भी फिजिकल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। हमारे पास सत्याग्रह का ओवरऑल मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी हमारा स्ट्रगल वो इनजस्टिस के अगेंस्ट है, अन्याय के अगेंस्ट है, तो उससे फाइट करने के लिए हमें कोई भी फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देन हमारे पास सेकेंड बिलीफ ऑफ गांधी जी वॉज नॉन वायलेंस। ये सब हम सुनते आ रहे हैं कि गांधी जी बिलीव करते थे अहिंसा में, नॉन वायलेंस में। सो गांधी जीज होल फिलॉसफी वॉज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। इनकी जो होल फिलॉसफी थी वो नॉन वायलेंस पे ही बेस्ड थी। he believed that nothing could be gained by using violent methods. ये बिलीव करते थे कि वायलेंट मेथड का यूज़ करके कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। और उन्होंने बोला था कि अपोज टायरनी बट नेवर हर्ट टायरेंट, कि टायरनी को अपोज करो, उसका विद्रोह करो, लेकिन कभी भी टायरेंट को हर्ट मत करना, ये इन्होंने बोला था। देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, उसके ड्यूरिंग, इन्होंने उसे सस्पेंड कर दिया था जब वो उसके हाईएस्ट पीक पे थी। वो भी सिर्फ और सिर्फ किस लिए? चौरा चौरी इंसिडेंट के लिए, जिसमें 12 पुलिसमैन को जला दिया गया था। हम चौरा चौरा इंसिडेंट के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। इस इंसिडेंट में क्या हुआ था? 22 पुलिसमैन को जला दिया गया था। इसकी वजह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसे सस्पेंड कर दिया गया था गांधी जी द्वारा। देन हमारे पास नेक्स्ट बिलीफ ऑफ गांधी जी वॉज लार्ज स्केल मास इन्वॉल्वमेंट। वो बिलीव करते थे कि जितने ज़्यादा पीपल इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज़्यादा वो जो हमारा मूवमेंट होगी वो प्रोग्रेस करेगी। द फर्स्ट वैल्यूएबल डायरेक्शन गिवन बाय गांधी जी टू द फ्रीडम मूवमेंट वाज अ मास बेस। फर्स्ट, सबसे पहले इन्हें वैल्यूएबल डायरेक्शन क्या दी थी फ्रीडम मूवमेंट को, कि एक मास बेस होना चाहिए, कि लोगों का बेस होना चाहिए एक। ही टुक द मूवमेंट टू एवरी होम एंड हर्ट। ये जो है हर एक मूवमेंट को हर एक होम, हर एक घर घर तक पहुँचाए इन्होंने। और ही टॉक टू द पीपल इन देयर ओन लैंग्वेज। इन्होंने लोगों से उनके खुद की लैंग्वेज में बात करी। खादी बिकेम द ऑफिशियल ड्रेस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। खादी जो है वो ऑफिशियल ड्रेस बन गई थी फ्रीडम फाइटर्स की।
एंड जो स्पिनिंग था, जो बुनाई और इसका काम था, वो डेली एक्सरसाइज हो गई थी लोगों की। और स्वराज बिकेम द वॉचवर्ड ऑफ एवरी इंडियन। मतलब कि हर एक इंडियन की ज़ुबान पर बस एक ही वर्ड था, वो था स्वराज। सो इसका रिजल्ट क्या था कि जो सारे सेक्शंस थे सोसाइटी के, उन्होंने नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया इंडिपेंडेंस के लिए। देन हमारे पास नेक्स्ट बिलीफ वॉज स्वदेशी। गांधी जी बिलीव दैट वन शुड यूज़ हिज ओन कंट्रीज गुड्स, कि हमें अपने खुद की ही कंट्री के बने हुए गुड्स का यूज़ करना चाहिए। स्वदेशी इट मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री, कि अपनी खुद की कंट्री का। गांधी जी फेवर में थे स्वदेशी गुड्स के यूज़ करने में एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। वो ये बिलीव करते थे कि हमें स्वदेशी गुड्स का यूज़ करना चाहिए और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना चाहिए। उन्होंने एम्फोसाइज़ किया था द यूज़ ऑफ चरखा एंड खादी। चरखा और खादी का यूज़ उन्होंने एम्फोसाइज़ किया था। देन इट वॉज ऑल अबाउट गांधी जीज मेथड्स। देन हमारे पास आता है रॉलेट एक्ट। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ये 2 मार्क्स में आपके पास आ सकते क्वेश्चन। देन कब पास हुआ था ये हमारा एक्ट? इट वॉज पास्ड इन मार्च 1919। मार्च 1919 में एक्ट पास हुआ था। 2 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसमें किसने इंट्रोड्यूस करे थे? जस्टिस रॉलेट ने। देन ये जो बिल्स थे, इन्हें हम किस नाम से भी जानने लगे थे? ब्लैक बिल्स। इसका रॉलेट एक्ट का मतलब क्या था? नो दलील, नो वकील एंड नो अपील। इट मीन्स कि कोई भी कुछ रिक्वेस्ट नहीं करेगा, कोई भी कोई लॉयर हायर नहीं करेगा और कोई भी कोई अपील, मतलब कोर्ट में जाकर कोई अपील नहीं करेगा। इस एक्ट के अंडर पुलिस किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती थी। और जो सत्याग्रह था, इस एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? अप्रैल 6, 1919 में इस एक्ट के अगेंस्ट हमारा सत्याग्रह स्टार्ट हो गया था। देन हमारे पास आता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग मैस्करे। सो इसमें क्या हुआ था? जब पूरे नेशन में प्रोटेस्ट चल रहा था, तब उस टाइम पे जो 5 यूरोपियंस थे वो मार दिए गए थे, जिनमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स और सिविलियंस भी थे, कुछ यूरोपियंस। तो मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड बाय जनरल डायर। सो उस टाइम पे अमृतसर में क्या था? मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था। अब मार्शल लॉ में क्या अंडर क्या होता है कि कोई भी जो है वो स्टेट में आ नहीं सकता और कोई भी उस एरिया से बाहर नहीं जा सकता। तो 13 अप्रैल 1919 को एक क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग अनोइंगली ऑफ द मार्शल लॉ। और हाँ, मार्शल लॉ में ये भी था कि कोई भी एक जगह झुंड बना के कोई भी गैदर नहीं हो सकते थे। तो मतलब कि 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, तो अलग अलग स्टेट से भी लोग आए थे। उन्हें तो पता नहीं था मार्शल लॉ एप्लीकेबल है वहाँ पे। सो तो अलग अलग स्टेट से लोग आए बैसाखी मनाने के लिए, और वो सब लोग एक एंक्लोज्ड ग्राउंड में इकट्ठे हो गए थे, जिसका क्या नाम था? जलियांवाला बाग। अब उन्हें पता नहीं था मार्शल लॉ लगा हुआ है। सो वहाँ पे अपनी बैसाखी अपने सेलिब्रेट कर रहे थे। देन वहाँ पे जनरल डायर एंटर करते हैं अपने बहुत सारे आर्म्ड मैन के साथ, मतलब बहुत सारे फोर्सेस उनके, बहुत सारे सोल्जर्स उनके साथ वो एंटर करते हैं। वहाँ पे सारे के सारे एग्जिट पॉइंट्स को वो ब्लॉक कर देते हैं और उन्होंने मतलब उस क्राउड में ओपनली फायर किया। मतलब कि जो अंदर, जो क्राउड के अंदर जो लोग थे, उन पे खुली गोलियां चला रहे थे वो लोग। और इस इंसिडेंट में हज़ारों लोग मर गए। और इस इंसिडेंट के बाद हज़ारों लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग बहुत गंदी तरह घायल हो गए थे। अब जैसे ये न्यूज़ स्प्रेड हुई लोगों के बीच, तो वहाँ पे बहुत सारे स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद पुलिस, अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सो ये सब होने लग गया था सारे पूरी कंट्री में। देन हमारे पास आते खिलाफत मूवमेंट। सो खिलाफत मूवमेंट क्या थी? इट वॉज लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। सो इसे अली ब्रदर्स लेड कर रहे थे, जो कि कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। तो हमारे पास खिलाफत मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ओटोमन एम्पायर था, जो मुस्लिम का जो एम्पायर था पूरा, ओटोमन एम्पायर बोलते थे, सो वो डिफीटेड हो गया था और उसके मतलब सारी की सारी जो पावर्स है वो छीन ली गई थी।
इससे क्या हुआ, जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनकी फीलिंग्स अराउज हुई और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करी और डिमांड किया कि सारी की सारी जो ओटोमन एम्पायर की पावर्स हैं वो सारी की सारी पावर्स रिस्टोर करी जाए, उसे वापस दी जाए। देन हमारे पास आते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था? टू विड्रॉ ऑल द सपोर्ट एंड कॉपरेशन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी सारी कोऑपरेशन और सपोर्ट को विड्रॉ कर लेना, वापस ले लेना। इसका ऑब्जेक्टिव था टू पैरालाइज द ब्रिटिश एंड मेक द ब्रिटिश रियलाइज दैट विदाउट द हेल्प ऑफ इंडियंस दे कैन नॉट मूव अ स्टेप फॉरवर्ड। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हो कि इंडियंस की हेल्प के बिना वो इंडिया में एक स्टेप तक आगे नहीं बढ़ा सकते। इसका मेन एम था टू वॉज द अकम्पलिशमेंट ऑफ स्वराज। इसका मेन एम क्या था? स्वराज की अचीवमेंट, स्वराज अचीव करना। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे? फर्स्ट था स्ट्रेस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। ये किस पे स्ट्रेस देती थी? सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ सेक्रीफाइस पे। देन यूज़ ऑफ स्वदेशी गुड्स, रिवाइवल ऑफ खादी एंड स्पिनिंग, देन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये सब क्या थे? इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे। देन नेगेटिव एस्पेक्ट्स, सो इसके नेगेटिव क्या थे? बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स बाय लॉयर्स, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, रेसिग्नेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड सीट्स इन लोकल बॉडीज़। सो ये जो कुछ थे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। देन हमारे पास आता है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था? चौरी चौरा में, ये कहाँ पे? गोरखपुर में है। एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी बाज़ार में और वहाँ पे एक वायलेंट क्लैश हो जाती है पुलिस के साथ और इस इंसिडेंट में 22 पुलिसमैन जला दिए जाते हैं। इस इंसिडेंट को सुनने के बाद महात्मा गांधी ने एक हॉल्ट कॉल कर दी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहीं रोक दिया गया था। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के इम्पैक्ट क्या क्या थे? फर्स्ट था न्यू डायरेक्शन टू फ्रीडम मूवमेंट्स को एक नई डायरेक्शन मिली, नई दिशा मिली। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की एस्टेब्लिशमेंट हुई। मास मूवमेंट, लोगों ने इन्वॉल्व किया मूवमेंट्स में और हिंदू मुस्लिम यूनाइट हुए। देन हमारे पास आती है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1923 में। किसने एस्टेब्लिश करी थी? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने। देन we have the aims of Swaraj Party. So the aim of Swaraj Party was to achieve the status of colonial Swaraj within British Empire. colonial Swaraj के अचीव करना ब्रिटिश एम्पायर के अंडर, वो क्या था? उसका एम था। देन टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करना। देन टू कंट्रोल द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय बिकमिंग द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि इंडियंस को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया जाए ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उन पर कंट्रोल कर सकें। सो अब ये हमारे यहाँ तक स्वराज पार्टी तक कंप्लीट हो गया। अब आगे साइमन कमीशन, CDM, सॉल्ट, दांडी मार्च, दैट वी विल डू इन पार्ट B. इट वॉज ओनली पार्ट A. सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.